नमस्कार, गुड आफ्टरनून। सास बहू और सेंसेक्स के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और आज मदद करने के लिए हम सबकी हमारी क्वेरीज सॉल्व करने के लिए कोलकाता से मार्केट एक्सपर्ट और ट्रेडर अमित सेठ साहब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। अमित जी, गुड आफ्टरनून, वेलकम ऑन बोर्ड। बस बातचीत की शुरुआत करेंगे। पहले जरा तरह तरह के तरीके रीच आउट करने वाले प्लीज स्क्रीन पर लेकर आइएगा। तो हमारा वो एक्स का आईडी, जिसे आजकल एक्स कहते हैं, अदरवाइज ट्विटर का आईडी, इंस्टाग्राम, थ्रेड, सारे आईडी स्क्रीन पर रीच आउट करिए, या चाहे तो सीएनबीसी आवाज का जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर भी आप एक टेक्स्ट भेज सकते हैं। जैसे कन्वीनियंट हो वैसे रीच आउट करिए। टीम सारी फीड्स मॉनिटर करती रहती हैं। आई एम श्योर आप लोग की क्वेरीज आते से ही दे विल गेट इन टच विद यू, और फिर शेड्यूलिंग होती रहेगी आने वाले सास बहू और सेंसेक्स के एपिसोड्स में। लाइए जरा सा मार्केट थोड़ा सा दिखा दीजिए। ठीक है, इतना बनता था, बल्कि ऑफ डेज लोज कहना चाहिए भाई। हमने 260 265 के लोज देखे थे। शुरुआत में दबाव के साथ हुआ, उसके बाद प्रेशर माउंट हुआ, मेरे ख्याल से 265 तक गिरे। अब हम वहाँ से तो 125 अंकों की रिकवरी के साथ ऐसा कहिए ट्रेड कर रहे हैं। ये देखिए, लेकिन हाँ, अभी भी आधे % की कमजोरी के साथ ही भारतीय बाजारों में कामकाज हो रहा है। हम 22,400 के नीचे ही इस समय भी ट्रेड करते हुए, और वजह सिंपल सी थी। 2 रीजंस थे इस तरह के प्रेशर के। एक तो फ्राइडे का यूएस सेशन पेनफुल था, जिसे डाइजेस्ट करना था हमें क्या पूरे एशिया को, क्योंकि जब हम कामकाज करते फ्राइडे को, तब यूएस के फ्यूचर्स तो फ्लैट थे और एक्चुअल सेशन में 1.25 से 2.25% दबाव में थे। कुछ हद तक हम भी अच्छे खासे प्रेशर में थे फ्राइडे को, क्योंकि दुनिया भर में वो ईरान इजराइल की टेंशंस, वो जियोपॉलिटिकल रिस्क का तड़का ऐड हो ही रहा था। तो प्रीएम्प्ट करा होगा हमने भी थोड़ा बहुत, और यूएस ने तो फिर, चाहे वो उनके इन्फ्लेशन के नंबर्स हों, चाहे वो जियोपॉलिटिकल रिस्क जो बढ़ रही थी उसका तड़का हो, उसमें भी दबाव आ गया। तो आज बट ऑब्वियस था, जहां छोड़ा था यूएस के फ्यूचर्स को उससे कहीं नीचे थे, तो हमें थोड़ा दबाव के साथ शुरू होना था। पर ऐसा कोई पैनिक नहीं है, और उस पैनिक ना होने के पीछे एक बड़ी रीजन ये है कि ईरान ने जो करना था कर लिया, बोल के किया, और उस पर कोई रिटेलिएटरी एक्शन इजराइल का अब तक नहीं आया है। और अब तो 1.5 दिन निकल गया उस बात को। तो अगर गर्मा गर्मी में आना था तो आ चुका होता। अगर सोच के करना होता, सोच के कर रहे होंगे तो सोचेंगे, तो फिर एस्केलेशन शायद ना हो। और यही चीज फिर कच्चा तेल डायरेक्टर साहब अपने आप दिखा रहे हैं, देखिए लीड कर रहे हैं बढ़िया तरीके से, क्योंकि वो मिडिल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट का सबसे बड़ा खामियाजा अगर कहीं होता तो कच्चा तेल होता, जो स्पाइरल कर जाना चाहिए था लॉजिकली। कच्चा तेल बल्कि फ्राइडे को जहां था उससे कहीं नीचे ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। फ्राइडे को तो भाई 90 के कंफर्टेबली ऊपर था, अब हम 90 के नीचे ट्रेड कर रहे हैं कच्चे तेल में। तो ऐसा कोई बहुत ज्यादा इंपैक्ट, प्रोफाउंड इंपैक्ट अब तक नजर नहीं आ रहा है। पर हाँ, वॉलेटाइल सिचुएशन है, नजर रखने की जरूरत है। थोड़ी बहुत नर्वसनेस होनी चाहिए, बहुत ज्यादा अनड्यू नर्वसनेस की जरूरत नहीं है, वो स्क्रीन दिखा रही है। अमित जी, अब यार कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स तो ब्रीच हो गए इन सब में। उसमें 22,500 साइकोलॉजिकली या बिल्डअप के लिहाज से सब गया। अभी जो स्क्रीन देख के लग रहा है, क्या बन रहा है मन? वेट एंड वॉच वाला मोड है, या जो होना था हमने प्राइस इन कर लिया है, और शायद ये गिरावट मौके दे रही है आप जैसे ट्रेडर्स को निफ्टी में फिर से लॉन्ग करने के? टेक्सचर लग कैसा रहा है बाजार का? जी आशीष जी, निफ्टी ने जरूर हमें एक पुल बैक अपॉर्चुनिटी दी है। जब 22,600 हाँ। 700 पे था तो सबको लेना था, लेकिन अभी जो पुल बैक, अगर हम ये मानते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में, तो डेफिनेटली एक अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज इसने अपने 20 डेमा के आसपास सपोर्ट लिया है। लेकिन अगर आप कहें कि कन्विक्शन किस में आता है, कन्विक्शन निफ्टी में ज्यादा आता है। बैंक निफ्टी में अभी सपोर्ट पे जरूर है, लेकिन कोई रिवर्सल के साइंस नहीं नजर आ रहे। निफ्टी ने आज हमें काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी मॉर्निंग में दी इंट्राडे में, एंड दैट वाज लेड बाय रिलायंस। रिलायंस आप देखेंगे लगभग 2900 के स्तर के नीचे चला गया, और वहां से जो रिलायंस ने रिकवरी दिखाई फर्स्ट हाफ में, सिंगल हैंडेडली रिलायंस ने निफ्टी को पुल कर लिया ऊपर ऊपर की तरफ। तो अपॉर्चुनिटी इंट्राडे की जरूर थी इन द मॉर्निंग। अगर पोजिशनल किसी को लॉन्ग जाना है, तो मैं ये कहूंगा कि आज का जो लो है निफ्टी का,
उस पे स्टॉप लगा के आप एक पोजीशन बना सकते हैं, एक चांस जरूर लिया जा सकता है बिकॉज इट्स बाय ऑन डिप अपॉर्चुनिटी। निफ्टी आईटी डेफिनेटली अभी थोड़ा सा सपोर्ट नहीं कर रहा, अगर वो हमारे सपोर्ट में आता है तो और भी बेटर हो जाएगा। तो नेट नेट कन्विक्शन निफ्टी पे ज्यादा है, बैंक निफ्टी में थोड़ा सा कंफर्मेशन का वेट करेंगे। आता है कि वो अप ट्रेंड में था, इंपॉर्टेंट जोन्स पे सपोर्ट ले रहा है, वायलेट नहीं कर रहा है इंपॉर्टेंट एवरेजेस को, तो ये खरीदारी करने के मौके हैं, ऐसा रीड करूं, है ना? जी, परफेक्ट। स्पेशली फॉर निफ्टी। ओके, हाँ वो निफ्टी के लिए, वो तो आपने मेंशन कर दिया कि निफ्टी बैंक को देखकर इस समय, और निफ्टी बैंक के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट दरअसल इन रेड ही ट्रेड कर रहे हैं मेरे ख्याल से। डायरेक्टर साहब वो आपने दिखाया भी था, शायद दिखाइएगा, इसमें कोई निफ्टी में रिकवरी आई 125 पॉइंट की लो से। निफ्टी बैंक जैसा दबाव में था शुरुआत से 500 पॉइंट के इर्द गिर्द, उसी कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है। एक स्टॉक निफ्टी बैंक का कॉन्स्टिट्यूएंट इज नॉट इन ग्रीन। चलिए सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत, थाने, अमेठी उत्तर प्रदेश, और इशिका कहां से जुड़ रही है मेंशन नहीं है, 3 लोग जुड़ने वाले हैं, पूछ लूंगा इशिका से। इशिका जुड़ गई क्या? जलंधर से, सॉरी मेरे पन्ने में लिख के नहीं दिया गया था मुझे। इशिका, एवरीवन वेलकम ऑन बोर्ड। सबसे पहले थाने जा रहा हूं और चंद्रिका वेणुगोपाल जी स्क्रीन पे। चंद्रिका मैम हाय। हाय। गुड आफ्टरनून मैम। चंद्रिका मैम, क्या करते हो थाने में आप? और मैं सबसे जानने की कोशिश करता हूं कितना टाइम हो गया शेयर बाजार में आए हुए आपको? मैं तो अभी हाउसवाइफ हूँ एंड 10-12 साल से मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ इसमें। और इन्वेस्ट कर रही हूं मतलब कि लॉन्ग टर्म के लिए आज से पोर्टफोलियो बना रहे हो? यस। और ये स्टॉक्स चंद्रिका मैम आप कैसे डिसाइड करते हो? खुद ही अपना कॉल ले रहे हो? नहीं, एक्चुअली हस्बैंड काफी मेरे को उन्हीं के हिसाब, उनके गाइडेंस से मैं सब कुछ कर रही हूँ। अभी इंडिपेंडेंटली कर पा रही हूँ और वो ही मेरे को सब बताते कि कैसे करना है, क्या करना है। तो उनके गाइडेंस और सीएनपीसी आवाज में देखती हूँ हमेशा। तो वो वो तो दोनों। आप चैनल पे इसलिए बोल भी रहे होगे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा मैं ठीक है, तब मान लिया। चंद्रिका मैम, तो मतलब ये पोर्टफोलियो जो है बढ़िया कर रहा है? हाँ, इसका मतलब ये इसीलिए कह रहे हो क्योंकि हस्बैंड गाइड कर रहे हैं या फिर जेन्युइनली अच्छा कर रहा है? जेन्युइनली अच्छा कर रहा है। हाँ ठीक बात। अच्छा चंद्रिका मैम, पहला सवाल। हाँ, मेरे पास 35 शेयर्स ऑफ लक्ष्मी मशीन वर्क्स हाँ। एट द रेट ऑफ 3,500 पर शेयर, एंड उसको मैं अभी होल्ड अनदर 3 to 5 years तक कर सकती हूँ। देखिए उसका प्रोस्पेक्ट्स ऑफ होल्डिंग क्या रहेगा यदि मैं करती हूँ 3 to 5 years। 3500 पे खरीदा हुआ लक्ष्मी मशीन वर्क्स, और इस समय का भाव 17,000, और होल्ड कर सकती हैं। सॉरी, सवाल क्या है? होल्ड करूं और ऐड करूं, ये भी पूछा गया आपने? ऐड नहीं, होल्ड करना है तो अनदर 3 to 5 years होल्ड करने से इसका प्रोस्पेक्ट क्या रहेगा। भाई कैसा लग रहा है चार्ट्स पे लंबी अवधि के लिए आज से लक्ष्मी मशीन वर्क्स? अमित जी, बहुत बढ़िया लेवल्स पे मैम की बाइंग, हर एक स्टॉक पे बढ़िया कमाई हो रही है, और 45 है मेरे पास तो 35। 35। जी गुड आफ्टरनून मैम। आशीष जी, अगर इनका व्यू जैसे कि इन्होंने कहा मैम ने कि 4 से 5 वर्षों का, तो मैं मंथली चार्ट्स में जाना चाहता हूँ। मंथली चार्ट्स का अगर स्ट्रक्चर देखें तो काफी पॉजिटिव स्ट्रक्चर है। पिछले मंथ हमने काफी अच्छी डिलीवरी वॉल्यूम्स यहाँ पे देखी और उसके भी हाई पे ये ट्रेड कर रहा था, कोई साइन ऑफ वीकनेस नहीं है, काफी पॉजिटिव स्ट्रक्चर है। इनफैक्ट काफी रेयर स्टॉक्स होते हैं जो मंथली में भी हाई लोज बना रहे हैं। स्टॉक ने लगभग 15,000 के लेवल पे एक ब्रेकआउट दिया था मंथली चार्ट्स पे, और अभी भी बड़ा कंफर्टेबली सस्टेन कर रहा है। तो मैम को मेरी राय ये है कि इसमें बने रहें, प्रोजेक्शंस काफी अच्छे हैं, मुझे लगता है 20,000 21,000 तक के लेवल्स आ सकते हैं। स्टॉप लॉस आप थोड़ा सा 16,000 का लगा के रखिए, क्योंकि आपको प्रॉफिट बुकिंग लेवल का एक स्टॉप लॉस रहेगा, बट देयर इज नो साइन ऑफ वीकनेस। बहुत ही बेहतरीन चार्ट है अभी तक, तो बने रहे इसमें। बहुत बढ़िया, क्या गेन्स हैं, और अभी भी 20-21 हज़ार तो वैसे ही नजर आ रहे हैं। उन लेवल्स के आसपास आए तो एक बार रिविजिट करिएगा, उसके बाद डिसाइड करिएगा मुनाफा बांधना है या नहीं बांधना है। इस बीच वोडाफोन आइडिया, इसके रोड शोज की आज से शुरुआत हुई है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है इस समय वोडाफोन आइडिया के सीईओ आपकी स्क्रीन पर। वो 18,000 करोड़ रुपए का एफपीओ, अब तक का सबसे बड़ा एफपीओ लॉन्च होने जा रहा है। तो एक बार चलें जरा, सीईओ साहब क्या कह रहे हैं, सुनते तो हैं। The main source of broadband across the country. So we've seen that fiber to home has shown some growth, but essentially the broadband needs of the country are today being met by wireless broadband. So that will be an important factor of the growth of the sector going forward. Now, if we come to
the digital India. We all know that the government and the country has a vision of digital India which should grow. A lot has happened over the last few years, and telecom infrastructure will remain the backbone of digital India. The most telling statistic of the proliferation of digitalization or digitization is that the UPI transactions over the last 6 years have grown 750 times. And one of the important things is that UPI is again an application which almost each and every customer or citizen needs. And I would say that is a strong factor which would augur well for the penetration of 4G to grow from 66% upwards, because without a 4G coverage, you will not be able to do a UPI payment, which is a very convenient way of transacting today. While UPI is the most telling statistic, the other areas which are driving this growth are e-commerce, increasing smartphone penetration, growth of data centers, and in general, you are seeing that the data is kind of exploding all across the country through various applications. The other thing which is very important for any industry and any player in the industry to do well is the industry structure or the market structure. You're all aware that we were in a situation where we had 10 or more than 10 private players at one time. The Indian industry was very competitive at that time, but the challenge was that with so many players, they were sharing a part of a pie where no other country in the world had so many players. Since the last 5 or 6 years, we have consolidated to 3 players, and we right now have 3 private players, of course. We also have BSNL as the government player. And so I would say this is the right market structure for the industry to leverage the opportunity and move forward. We have seen that while this consolidation was in the works from FY16 to FY19, the industry saw a shrinking of revenue, of the industry revenue, by around 18%. But from FY19 to FY23, we have seen a rebound where the growth of the industry has come to a CAGR of 13%, which is a very positive sign. And so all the points that I mentioned earlier, growing population, need for penetration, growing digitalization, all these augur well for the growth of the Indian telecom industry. So then moving on from the industry to Vodafone Idea strategy. First of all, I would say that we've had this strategy for some time. We were not able to execute the strategy because of lack of funding. In the interim, when we were not able to invest as we would have wanted to, our focus was to ensure that we provide the best services to our customers wherever we have a coverage of network. While we had kind of given up on the ambition of expanding the network, particularly the 4G coverage at a time, but we continued to invest, and you would see here that we have been able to provide a very good 4G service wherever we have been operating. चलिए, ये था वो 20,000 करोड़ रुपए की फंड रेजिंग, 2,000 करोड़ रुपए और प्रमोटर्स का इन्फ्यूजन हुआ, आदित्य बिरला ग्रुप की एक आर्म ने पैसा डाला प्रेफरेंशियल इशू के थ्रू, और बचा 18,000 करोड़ रुपए का एफपीओ आने की तैयारी। उसी के रोड शोज की आज से शुरुआत हो रही है। अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, जिसका 10 रुपए बेस और 10 से 11 का मेरे ख्याल से वो बैंड रखा गया है। चलिए देखते हैं ये एफपीओ कितना सक्सेसफुल रहता है, पर चैलेंजेस हैं इस कंपनी के सामने, लेकिन एक बड़ा मीटी फंड रेज करने की तैयारी। खैर, सवाल जवाब पे वापस लौट रहे हैं। अपन थाने हो आए, अब अमेठी उत्तर प्रदेश चला जाए। स्वाति अग्रवाल स्क्रीन पे। स्वाति जी हाय, गुड आफ्टरनून। ये पहले तो बताओ, अमेठी में बीजेपी और कांग्रेस ने कैंडिडेट अनाउंस करे नहीं करे? सर, स्मृति मैम तो अनाउंस हो चुकी हैं, कांग्रेस ने अभी नहीं किया है। वाड्रा साहब के स्टेटमेंट आ रहे हैं कि अमेठी वाले चाह रहे हैं मैं खड़ा हूं वहां से। नो सर, वी आर हैप्पी विद स्मृति मैम। अच्छा, चलिए ठीक है। अच्छा, कब से जनता से जुड़े हो मैम? सर, पोस्ट कोविड। पोस्ट कोविड, तो इट्स बीन 2-3 साल है ना टाइप्स। कैसा रहा ये 2-3 साल का सफर? सर अच्छा था, इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट आ रहा है। हाँ, और इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक कैसे डिसाइड कर रहे हो आप मैम? सर सीएनबीसी आवाज। मतलब सीएनबीसी अमित जी जो कहते हैं आप ले लेते हो, ऐसा क्या? स्पेशली अमित सर को नहीं कहूंगी, बट फिर भी जो आपका मेन पैनल है, कई लोग जब एक ही स्टॉक सजेस्ट करते हैं तो वो ले लेते हैं सर।
कई लोग जब एक ही स्टॉक सजेस्ट करते हैं, वैसे कहते हैं कंसेंसस खराब होता है शेयर बाजार में। आपके लिए सही पड़ रहा है तो सही होगा। पहला सवाल कौन सा? हाँ सर, मेरे पास कोचिन शिपयार्ड है, 94 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 650। 650? 660, यस सर। ओके, और ये लंबी अवधि के लिए पोर्टफोलियो में रख रखा है? हाँ सर, नेक्स्ट 1 to 2 इयर्स का इसका जानना था विजन। मतलब रखे रहूं कि नहीं रखे रहूं, 1-2 साल में और गाड़ी कमाई होगी नहीं होगी? अमित जी कैसा लग रहा है भाई? 660 पे लिया हुआ, 1000 रुपए प्लस पे खड़ा हुआ है, बढ़िया 400 रुपए पर शेयर का गेन। जी आशीष जी, स्ट्रक्चर यहाँ भी पॉजिटिव है। मंथली वीकली चार्ट्स कहीं कोई साइन ऑफ वीकनेस नहीं है। 3-4 दिनों से जो हम पुल बैक देख रहे हैं डेली चार्ट्स पे, दैट्स नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग, और 20 डेमा पे आज सपोर्ट ले रहा है। बट इनका क्योंकि नजरिया काफी लॉन्ग टर्म का है तो बने रहे, हाई लो स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। इसने स्टॉक ने ब्रेकआउट लगभग दिया था 1000 के लेवल पे, तो 1000 का एक स्टॉप लॉस बना के इसमें राइड करें। आशा करता हूँ कि आने वाले दिनों में जैसा स्ट्रक्चर देख रहा हूँ यहाँ पे हायर लेवल्स आएंगे। हाँ भैया, बढ़िया है, हायर लेवल्स और भी आएंगे। जलंधर चला जाए, इशिका जी स्क्रीन पे। इशिका मैम, गुड आफ्टरनून। इशिका मैम, क्या करते हो जलंधर में आप? सर आई एम अ हाउसवाइफ। ओ ग्रेट, होम मेकर हो। इशिका मैम, पहला सवाल कौन सा अमित जी के लिए? सर मेरे पास बंधन बैंक के शेयर हैं 750 एट द रेट ऑफ 201। हम बहुत डिसअपॉइंट करता रहता है ये स्टॉक, है ना? आपने क्यों लिया था? सर एक्चुअली जब अभी इसके रिजल्ट आए थे ना पीछे, हाँ, तो ठीक उसी लग दिन रहा ही था। लिया था। अगले दिन न्यूज आ गई कि सीईओ ने रिजाइन दे दिया, तो फिर शेयर गिर गया। वो रिजल्ट नहीं, अपडेट आया होगा बंधन बैंक। हाँ अभी आया था, फिर सीईओ के रिटायरमेंट की खबर आ गई। अमित जी, कुछ ना कुछ आता ही रहता है इसमें, ये मजा नहीं आ रहा है, चल के ही नहीं देता है स्टॉक। चलता है तो उससे ज्यादा गिर जाता है। कैसा है बंधन बैंक? मेरी 21 रुपए की अभी भी लॉसेज हो रहे हैं, क्या करना है? जी आशीष जी, स्ट्रक्चर काफी नेगेटिव है। सारे क्रूशियल मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है, लोअर लो लो हाइस बना रहा है स्टॉक। तो स्ट्रक्चर तो देखा जाए तो वीक है। लेकिन ओनली पॉजिटिव पॉइंट अब जो मैम के फेवर में यहाँ पे जा रहा है कि अगर मंथली चार्ट देखे तो 170 से 175 इसका मंथली सपोर्ट जोन है। काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया। चार्ट देख के लगता नहीं है कि वो वायलेट होगा, लेकिन सलाह यहाँ पे यही है कि कोई बाउंस बैक आए, कोई पुल बैक आए तो यहाँ से निकलने की कोशिश करें। बेटर अपॉर्चुनिटीज दूसरे बैंकों में देखें। इसका स्ट्रक्चर फिलहाल पॉजिटिव नहीं है, तो कोई भी बाउंस आए तो यहाँ से निकलने की कोशिश करें। हाँ, निकलने की कोशिश करें, किसी भी उछाल में मैम निकलें। बहुत रुला रहा है ये स्टॉक, ऐसा फायदा नहीं है। आसपास वाले सब चल रहे हैं, अपने ही गिरा पड़ा हुआ है, तो मौका देख के एग्जिट करना है। वीक है। चंद्रिका मैम, अगला सवाल लक्ष्मी मशीन की गाड़ी कमाई के बाद। दूसरे मेरे पास बाटा है 25 शेयर्स एट ₹150। ओई। बहुत अरे हस्बैंड ने तो कमाल कर रखा है, ये तो बड़े खतरनाक स्टॉक पिकर लग रहे हैं। इसको मैं ऐड करूं या फिर क्या करूं? ये भी हस्बैंड का आइडिया था क्या? हाँ, अच्छे। एक्चुअली हम लोग इन्वेस्ट करते हैं ये ग्रुप कंपनी को ही देख के करते हैं, तो जो भी है वो। ये 150 में बाटा कितना पुराना माल है? बहुत पुराना है, सिंस लॉन्ग टाइम। गजब है भाई साहब, 150 वाला अमित जी बहुत रुला है। ये मैम की खरीद तो अलग बात, अदरवाइज तो ऑफ लेट डिसअपॉइंटिंग रहा है। बाटा अंडर परफॉर्मर रहा है। खैर कंज्यूमर फेसिंग स्टोरी सब ऐसे ही कर गई है, पर बाटा पिछले हफ्ते से मैं नोटिस कर रहा हूं चैनल पर रिकमेंड करा जा रहा है बार बार। शायद समीकरण बेहतर हो रहे हैं, ऐसा हो रहा है क्या? बाटा अब क्या लग रहा है, व्यू कैसा बन रहा है? जी आशीष जी, डेफिनेटली स्टॉक एक कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड में रहा। एक फॉल मेरा लगभग 1800 के लेवल से 1363 आ गया। लेकिन ये बात सही है कि कुछ दिनों से यहाँ पे डिलीवरी वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं। हम देख रहे हैं चार्ट्स पे कि अच्छी खासी डिलीवरी यहाँ पे हो रही है। अगर मोमेंटम का चार्ट देखें तो वहां पे एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, 1300 सवा 1300 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो मुझे लगता है एज अ रिवर्सल ट्रेड यहाँ से स्टॉक एक बार रिवर्स करेगा। 1300 का स्टॉप लॉस रखिए, पुल बैक आएगा जो कि लगभग इसे 1450 1500 तक लेके जा सकता है। ऐड की सलाह नहीं दूंगा क्योंकि स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, लेकिन आपकी बहुत पुरानी पोजीशन है तो बने रहें। कोई लगता नहीं है कि यहाँ पे कोई चिंता का विषय है। अरे वाह। स्वाति जी, अगला सवाल। सर मेरे पास जोमेटो है 20 शेयर्स एट द रेट ऑफ 169। मुझे पूछना है क्या मैं यहाँ और ऐड कर सकती हूँ? हाँ सही बात है अमित जी, रिपोर्ट्स फंडामेंटली तो 250 260 के लक्ष्य वाली भर भर के आने लगी हैं। और ऐड करने वाला स्टॉक है क्या ये? जी आशीष जी, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, पहली बात यहाँ पे बने रहे। लेकिन अगर मैम को ऐड करना है तो मैं ये सलाह
दूंगा कोई पुल बैक लेवल्स इसका लगभग 180 185 के आसपास आता है, तो पुल बैक में रिस्क रिवॉर्ड बेटर हो जाता है। कभी उन लेवल्स पे मिले तो लीजिए, नहीं तो स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उसे होल्ड करके रखें। देयर इज नो साइन ऑफ वीकनेस इन द चार्ट का स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। ऐड अभी नहीं करना है, आपके पास जो है उसे एंजॉय करिए। अगर गिरावट आती है किसी वजह से तो बिल्कुल आपके लिए बेहतर होगा कि उन जोन्स पे 180 185 के जोन्स पे चाहें तो और ऐड करें। इशिका मैम, अगला सवाल। सर मेरे पास ना इन्फोसिस के शेयर है 100 एट द रेट ऑफ 15-17। इन्फोसिस 15-17 के रेट पे है, लंबी अवधि के लिए लिए हैं कि अभी ट्रेडिंग वेडिंग का मन बन गया था रिजल्ट्स के बीच में? वैसे ही सर ये आईटी के रिजल्ट्स आ रहे थे ना, इसलिए ले लिया था। सब रिजल्ट्स पे लेते हो आप? आपको कैसे पता रिजल्ट अच्छे होंगे कि बुरे होंगे? सर बिल्कुल भी रिजल्ट्स पे नहीं लेते, मैं पहली बार ही ऐसे लिया। अच्छा, पहली बार ऐसा लिया। पर वो बंधन में भी फिर आपने ऐसा किया था? सर बंधन पे ना कॉल दे रहे थे कि 209 तक जाएगा। और जिसने दी होगी उसने स्टॉप लॉस भी बोला होगा। स्टॉप लॉस ही सर मैंने लगाया। हाँ, अब चलिए इन्फोसिस, अमित जी कुछ आइडिया क्या, नतीजे कैसे रहेंगे, कुछ पता चला क्या आपको? मैम ने नतीजे पे दाव लगाया है। जी आशीष जी, नतीजों का तो बिल्कुल नहीं पता कैसे आएंगे, लेकिन अगर टेक्निकली स्ट्रक्चर देखें तो 1400 1450 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। बट ये सब जो आईटी स्टॉक्स है ये रिजल्ट पे काफी मूव देते हैं, बोथ ऑन द अपसाइड और ऑन द डाउन साइड, तो ये बात आप मैम जरूर ख्याल रखिएगा। टेक्निकली देखा जाए तो अच्छा स्ट्रक्चर है, अगर रिजल्ट्स यहाँ पे थोड़े पॉजिटिव आते हैं, अगर कमेंट्री अच्छी रहती है, मुझे लगता है ये एक अच्छा जोन है रिवर्सल का। तो सारा दरमोदार इसका रिजल्ट्स के ऊपर है, रिजल्ट्स हमें देखना पड़ेगा इसके कैसे आते हैं। चलिए भाई, इस नोट पे चंद्रिका मैम, स्वाति जी, इशिका मैम और वैसे अमित जी जो है हमारे सीएनबीसी आवाज के कोर पैनल का ही हिस्सा हैं। आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आज अमित जी ये बताओ, जाते जाते मैम के लिए कोई ज्वेलरी वेलरी खरीदी क्या आपने हाल फिलहाल? नहीं आशीष जी, अभी उस तरफ ध्यान नहीं दे रहा, अभी कुछ गोल्ड के चार्ट्स कुछ डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो थोड़ा सा अभी इस टॉपिक को अवॉइड करता हूँ। नहीं, क्योंकि सेनको गोल्ड आपके इलाके की कंपनी आज फट गई है। डॉक्टर साहब दिखाते जाओ ब्रेक पे जाते जाते, वो क्वार्टर 4 के अपडेट्स 17% सेनको गोल्ड उस अपडेट पे मजबूती से खड़ा हुआ। अमित जी थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौटूंगा तो क्विक मार्केट चेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए निफ्टी तो दिखाया था मैंने आपको, ब्रॉडर मार्केट दिखाता हूँ। मिड कैप्स पेन में 1%, ब्रेथ कमजोर है। हाँ, सुबह की बहुत डिटोरिएटिंग ब्रेथ के साथ, पैनिक वाली ब्रेथ के साथ शुरुआत हुई थी, तो वहां से तो ब्रॉडर मार्केट्स रिकवर करे। ये लकीरें उस तरह का मूड बयान नहीं करेगी क्योंकि 1:15 का रेशियो था, वो दिखेगा नहीं अभी भी, लेकिन 1:4 का रेशियो है डिक्लाइंस के फेवर में। अभी भी जितने भी शेयर ट्रेड हो रहे हैं 80% इन रेड कामकाज कर रहे हैं, तो मूड तो थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है। ऐसे में ब्रॉडर मार्केट्स की डिटेल्ड कवरेज ब्रेक के उस पर मिड कैप मंथ में देखिए। अपनी मुलाकात सास बहू और सेंसेक्स में कल 12:27 पर। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।